एक समय की बात है, प्रतापपुरम नाम का एक गांव था। उस गांव में वीरेश नाम का एक आदमी रहता था जो अपने तेज गुस्से के लिए जाना जाता था। बचपन से ही वीरेश बहुत गुस्सैल स्वभाव का था और उसे कभी मुस्कुराते या प्यार से बात करते नहीं देखा गया था। एक दिन वीरेश की शादी पास के ही एक गांव की वसंत नाम की लड़की से हो गई। यह कहानी वीरेश और वसंत की है। शादी के बाद जब वीरेश और वसंत अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तब वसंत की माँ लक्ष्मी वीरेश के पास आई और बोली, दामाद जी, कृपया मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। ये बिना पिता के पली बढ़ी है और इसे बहुत लाड प्यार और देखभाल से बड़ा किया गया है। मैंने अकेले ही खेत संभालते हुए इसे पालने की पूरी कोशिश की है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है। ये सुनकर वीरेश अधीर हो गया। उसने खींचते हुए स्वर में कहा, सास जी, अगर आप ये लंबी कहानी सुनाती रहेंगी तो हम कभी दूसरे गाँव नहीं पहुँच पाएंगे। कृपया अब हमें निकलने दीजिए। लक्ष्मी को उसकी बातों से ठेस पहुंची और वह कुछ पल के लिए शांत हो गई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, चूंकि आप लोग जा रहे हैं, मेरी एक आखिरी विनती है। मैंने एक मन्नत मांगी थी कि जब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो मैं नए जोड़े को आशीर्वाद लेने के लिए भगवान श्रीनिवास के मंदिर भेजूंगी। कृपया इस मन्नत को पूरा करें और अपने घर जाने से पहले उसे मंदिर ले जाए। वीरेश ने अभी भी चिढ़ते हुए जवाब दिया, आपने हमें यह बात पहले क्यों नहीं बताई? बिना सही व्यवस्था के मंदिर जाना मुश्किल है। शायद हमें रुकने के लिए जगह भी न मिले और मंदिर में भारी भीड़ होगी। लक्ष्मी लाचार महसूस करते हुए चुपचाप अपनी बेटी को देखने लगी। अपनी माँ की परेशानी देखकर वसंत भी शांत रही। तब वीरेश ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। हम पहले मंदिर जाएंगे और फिर मेरे घर। इसके साथ ही वह जोड़ा मंदिर के लिए निकल पड़ा। जब वे मंदिर पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। काफी मशक्कत के बाद वे पास के एक सराय में एक छोटा सा कमरा ढूंढने में कामयाब रहे। कमरे में पहुंचते ही वीरेश ने अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी। तुम्हारी माँ क्या सोच रही थी? क्या उनके पास मन्नतें मांगने के अलावा और कोई काम नहीं है? अगर मैंने कोशिश नहीं की होती तो हमें यह कमरा भी नहीं मिलता। अगली बार अपनी माँ से कहना कि ऐसी मन्नतें न मांगे। वीरेश ने गुस्से में कहा। अपने पति को अपनी माँ के बारे में इस तरह अनादर से बात करते देख वसंत को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह चुप रही। उस रात वीरेश लगातार शिकायतें करता रहा, जबकि वसंत चुपचाप उसकी कड़वी बातें सहती रही। अगली सुबह मंदिर जाने से पहले वीरेश कुछ नाश्ता लेकर आया और बोला, जल्दी खाओ, नहीं तो हमें दर्शन के लिए देर हो जाएगी। वसंत ने जवाब दिया, मैं मंदिर से लौटने के बाद खाऊंगी। उसके इस जवाब ने वीरेश को और भी चिढ़ा दिया। मुझसे बहस मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, वह चिल्लाया। वसंत ने आंसू रोकते हुए बेमन से खाना खाया। दर्शन के बाद जब वे मंदिर से बाहर निकल रहे थे, वसंत ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। मंदिर कितना सुंदर था ना? भगवान श्रीनिवास की मूर्ति कितनी जीवंत और दिव्य लग रही है, उसने खुशी से कहा। लेकिन वीरेश ने झिड़कते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था कि इतना ज्यादा मत बोला करो? तुम्हारा काम सुनना और चुप रहना है। मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो। वसंत का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि उसका पति सिर्फ गुस्सैल ही नहीं, बल्कि दूसरों को दबाकर रखने वाला, कंट्रोलिंग भी है। अगले कुछ दिनों में उसका जीवन और भी कठिन हो गया। उसे वीरेश की लगातार आलोचना सहते हुए घर के सारे काम संभालने पड़ते थे। वह जो कुछ भी कहती या करती, ऐसा लगता था कि उससे वीरेश चिढ़ जाता था। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। वसंत ने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां लगभग 50 वर्ष के एक बुजुर्ग खड़े थे। यह वीरेश का घर है? वह कहाँ है? उस व्यक्ति ने बिना किसी बुलावे का इंतजार किए अंदर कदम रखते हुए पूछा। वसंत समझ नहीं पा रही थी कि वह कौन है, इसलिए वह हिचकिचाई। बुजुर्ग ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो बच्ची, मैं तुम्हारे पति का दूर का चाचा हूँ। बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वसंत बेमन से बैठ गई और सुनने लगी, क्योंकि वह बुजुर्ग उसके पति के परिवार के बारे में कहानियां सुना रहे थे। तभी वीरेश घर लौटा। उस बुजुर्ग को देखकर उसने पूछा, यह कौन है वसंत? क्या यह तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? नहीं, ये कह रहे हैं कि ये आपके चाचा हैं। उसने बुजुर्ग की बताई बातें समझाते हुए जवाब दिया। वीरेश को यह अच्छा नहीं लगा कि वसंत किसी मेहमान के सामने बात कर रही थी। बहुत हुआ, मैं इससे खुद बात करूंगा, अंदर जाओ, उसने झिड़क कर कहा। उसके इस व्यवहार से दुखी होकर वसंत चुपचाप अंदर चली गई। बुजुर्ग ने अपना परिचय रमैया के रूप में दिया और रिश्तेदार होने का दावा किया। वीरेश उन्हें याद नहीं कर पा रहा था, फिर भी उसने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया
और उन्हें रुकने के लिए आमंत्रित किया। उस रात जब वीरेश और रमैया बात कर रहे थे, वसंत ने अपना काम खत्म किया और उनके बिस्तर तैयार किए। वह रसोई में लेट गई और सोचने लगी, ये मुझे बोलने नहीं देते, फिर भी मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं सब कुछ संभालूं। मैं कब तक यह सब सहती रहूंगी। अगली सुबह वसंत की आंख वीरेश के चिल्लाने से खुली। वह कमरे की तरफ भागी तो देखा कि सब कुछ बिखरा पड़ा था। रमैया गायब थे और सारे पैसे भी गायब थे। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। वह बूढ़ा आदमी एक चोर था, उसने हमें धोखा दिया और सब कुछ चुरा लिया, वीरेश ने चिल्लाकर कहा। वसंत ने अपनी खींच छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे उन पर शक था, लेकिन आपने मुझे कभी बोलने ही नहीं दिया। आपने उन पर इसलिए विश्वास कर लिया क्योंकि उन्होंने आपके परिवार के बारे में बात की थी। मैंने आपको सचेत करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने नहीं सुना। उसकी बातें वीरेश को चुभ गई। क्या तुम यह कह रही हो कि यह मेरी गलती है? उसने पलटकर पूछा। हाँ, आपके गुस्से और सुनने की असमर्थता के कारण ही ऐसा हुआ है, वसंत ने दृढ़ता से जवाब दिया। आप मेरे साथ कभी एक जीवन साथी की तरह व्यवहार नहीं करते। आप मुझे बोलने या अपने विचार व्यक्त करने की आजादी नहीं देते। शादी सम्मान और समझदारी का नाम है। आपका गुस्सा ही इन सभी समस्याओं की जड़ है। वीरेश उसकी इस बेबाकी से हैरान रह गया और उसे एहसास हुआ कि वह सही कह रही थी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो वसंत, मैं अपनी ही गलतियों के प्रति अंधा हो गया था। अब से मैं खुद को बदलूंगा। 4 दिन बाद एक छोटा लड़का उनके घर एक बैग लेकर आया। उसके अंदर चुराए हुए पैसे और रमैया का एक पत्र था। पत्र में रमैया ने लिखा था, वीरेश, तुम्हारा गुस्सा मुझे मेरे जवानी के दिनों की याद दिलाता है। मैंने भी अपने गुस्से के कारण सब कुछ खो दिया था। मुझे उम्मीद है कि इस घटना ने तुम्हें एक सबक सिखाया होगा। अपनी पत्नी के साथ प्यार और सम्मान से पेश आओ। गुस्से को अपना जीवन बर्बाद मत करने दो। पत्र पढ़कर वीरेश वसंत की ओर मुड़ा। मैंने अपना सबक सीख लिया है। चलो रमैया से मिलते हैं और इस अनमोल सीख के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। उस दिन से वीरेश बदल गया। वह एक दयालु और समझदार पति बन गया, जिससे वसंत बेहद खुश हुई। उनके घर में शांति